हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेट है 8 जुलाई 2020 और हम लोग देखते हैं कि द हिंदू में आज हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडिटोरियल के अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर से। उसके बाद प्रीलिम्स के फैक्ट्स जो है कि इन दोनों 1 एंड 2 सेक्शंस में अगर आते हैं कुछ तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक मैप देखेंगे, लास्ट में रिवीजन करेंगे और मेंस क्वेश्चन दूँगा जो टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करना है। एडिटोरियल्स में क्या-क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन न्यूक्लियर बॉल, मतलब किस प्रकार से चाइना जो है अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका वो उसको अपग्रेड करते जा रहा है टाइम टू टाइम। तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है और उसको जो वर्ल्ड लेवल पे यूएनएससी और इस सब चीज़ पे उठाने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। और फिर लेट एंट्रेंट जो है काइल वेस्ट, तो ये हम लोग डिस्कस वहाँ पे अंदर नहीं करेंगे, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है आपके यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, वो खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। और ये पूर्व रैपर थे, तो न्यूज़ आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि ये सर रैपर थे ये, तो ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं खड़ा हो सकते हैं। ये पहले भी मतलब ऐसा हुआ है कि रोनाल्ड रीगन जो है हॉलीवुड एक्टर थे और वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं पहले भी। तो इनके क्या-क्या हैं एस्पिरेशंस, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी ज़्यादा एडमायरर हैं पहले से और इनको उतना ज़्यादा अभी उतना आइडिया नहीं है मतलब यूएस प्रेसिडेंशियलशिप का। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल इतने कम टाइम में 4 महीना सिर्फ बचा है आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इस टाइम पे अगर वो आए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है पेपर वर्क और ये सारा कुछ चीज़ के ऊपर। तो उतना कुछ ख़ास है इंडिया के कंसर्न्स में कुछ ऐसा कुछ इसमें न्यूज़ है नहीं। और ये सब सारे इनपुट्स जो न्यूज़ हैं उतने डिलीटरीली इम्पोर्टेंट भी नहीं होता क्योंकि अभी बॉल बाय बॉल बहुत सारी कमेंट्री होगी इलेक्शन तक। लेकिन अब इलेक्शन में कौन जीत जाता है और उसके क्या ओपिनियंस होते हैं इंडिया के प्रति और वो पहले क्या-क्या इंडिया के प्रति बोल चुका है, वो सब सारा कुछ जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सेबरी रैटलिंग मोर आइसोलेशन, जैसे किस प्रकार से अब जो छोटे कंट्रीज जो है वियतनाम, फिलीपीन, ये सब का भी आपको पता है कि जो साउथ चाइना सी में चाइना जो है इनका जो इंटरेस्ट है उनका हनन करता जा रहा है और जो है माइनिंग उनका वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनका क्रिएट करते रहता है कंटिन्यूअसली। तो अब फिलीपीन जो है वो भी अब ज़्यादा वोकल होने लग गया है और किस प्रकार से उनका जो पहले से जो एक केस चल रहा था आपका इंटरनेशनल कोर्ट में आपका, तो उसके प्रति ये आपका जो है आर्टिकल है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, उसको हम लोग देखेंगे, छोटा ही आर्टिकल हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एक हमने आज इंडियन एक्सप्रेस से लिया है एडिटोरियल, क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिन से जो है कि द हिंदू में उतने ज़्यादा मतलब रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर ही इंडिया, चाइना और ये सब सारा कुछ पे आ रहा है, थोड़े से हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर रहे हैं। तो सोशल इंजस्टिस के ऊपर एक आर्टिकल है, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, इसमें ये बताता है किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और इसके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी तो इससे क्या है कि जो जो स्फेयर है गवर्नमेंट का काम करने का वो कम होगा। और जब वो स्फेयर कम होगा तो उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो कम होंगे और गवर्नमेंट जॉब्स होंगे तो कम होंगे तो आपका जो सोशल इंजस्टिस है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जितने जॉब्स जितने सीट्स होते हैं उसके ही प्रोपोर्शन में आपको रिजर्वेशन मिलता है। और जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको तो फिर जो गरीब तबके और जो पिछड़ा वर्ग जो है उसको उठने का जो मौका है वो भी कम मिलेगा। तो ये एक तरीके से सोशल इंजस्टिस है, तो उसके ऊपर आर्टिकल है, बढ़िया आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और फैक्ट्स ऑन प्रीलिम्स में ये 5-6 आर्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यूएन क्लॉज क्या होता है। यूएन क्लॉज क्यों? क्योंकि अभी मरीनर जो इटालियन मरीनर के ऊपर हमने जो आर्टिकल डिस्कस करा था उसके अंतर्गत भी ये चीज़ यूज़ हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अभी न्यू 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं ट्यूटोरियल्स में, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अभी फ़िलहाल यूएन क्लॉज जो है इसके अंतर्गत फ़िलीपीन और चाइना के बीच में भी जो है कि जो जो आर्बिट्रेशन जो चल रहा है उनका इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वो भी यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही उनका चल रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ऑन अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़, मतलब उसमें है आपका इंडिया चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ के बारे में। डिसएंगेजमेंट जो हुआ है अभी, श्री अजीत दोवल जो बात किए थे उसके बाद जो दोनों साइड्स जो है पीछे पीछे गई है, तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और इंडिया की तरफ से क्या क्या कंसर्न्स होने चाहिए, तो वो सब के ऊपर में डिस्कस है। और 12 एलजी पॉलीमर्स ऑफिशियल जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आर्टिकल में, मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक्चुअली वो केयरलेस जो उन्होंने रवैया अपनाया था जिस वजह से साउथ कोरियन कंट्री है और उसके अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे आपके, जो साउथ कोरियन ऑफिशियल्स थे वो भी इंक्लूडेड है, अरेस्ट जो हुए हैं, क्योंकि एक हाई लेवल टास्क फोर्स वहाँ पे एम्प्लॉय किया गया था जो कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनके ही अंडर उनके ही सुपरविज़न में वो लोग काम कर रहे थे। और जो रिपोर्ट है वो उन्होंने सबमिट करा चीफ मिनिस्टर को। और फिर उसके बाद
उसके बाद ये ऑर्डर निकाला गया कि वहाँ के 12 जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनके केयरलेसनेस की वजह से उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर जो भी आपके चार्जेस हैं वो अभी लगाए जाएँगे। उसमें 1-2 लोग आपके फ़ॉरेनर्स भी हैं, इंक्लूडिंग जो सीईओ है उनके, वो भी फ़ॉरेनर है आपके। फिर लास्ट में अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ये भी है, ये हम लोग सबसे पहले अभी, क्योंकि 2 न्यूज़ है आज इंडिया यूएसए के ऊपर में, और एक बहुत बड़ा अभी सीन चल रहा है कि जैसे F1 वीज़ा जो भी लेते हैं, जो स्टूडेंट्स लेते हैं, जो वहाँ पे जब जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, और आपको जैसे पता है कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इंडिया के वहाँ पे, और इंडिया यूएस टाइज़ में बहुत बड़ा भाग आपके जो इमिग्रेशन, वीज़ाज़ और ये सब के ऊपर में भी बातचीत बहुत ज़्यादा होता है। और कल जो है शाम को, ट्यूसडे को, वहाँ पे इंडिया यूएसए के बीच में वर्चुअल टॉक्स भी हुए हैं। हमारे जो सेक्रेटरी हैं और वहाँ के अंडर सेक्रेटरी हैं, उन दोनों ने वहाँ पे बात किया है। तो इसके ऊपर क्या-क्या इम्प्लीकेशंस और क्या-क्या बातचीत हुई, अभी फ़िलहाल क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहा है हमारा इंडिया यूएसए के ऊपर, उसके बारे में ये जो है वो न्यूज़ का जो हेडलाइन्स है वो ये कहता है कि किस प्रकार से हेड जो थ्रेट है वो अभी भी बना हुआ है इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और हम लोग क्या बात किए कल, ट्रेड और वैक्सीन के ऊपर में और इमिग्रेशन के ऊपर में, उसके ऊपर ये न्यूज़ है। तो कल ऐसा हुआ कि एक्चुअली सबसे पहला जो सबसे सनसनीखेज़ कल का वाला बात जो ये था, निकल के आया कि यूएसए ने क्या कहा, यूएसए ने कहा कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आपके बाहर के, तो और बहुत सारे वहाँ पे, जो अभी आपको पता होगा कि यूएसए की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपना अगला अगला सेमेस्टर का पूरा क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कर दी है। तो जब ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा, तो यूएसए ने कहा कि जितने भी यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनके सारे क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगे अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वो ऐसा करें कि वो अपने देश चले जाएँ और वहीं जा कर के पढ़ाई करें, फ़िलहाल यहाँ पे ना रहें। इससे क्या है कि दोनों तरफ से सेफ्टी बनी रहेगी। और जो बाहर गए हुए हैं, जैसे वंदे भारत जो स्कीम भी शुरू हुआ था, इसमें कि फ्लाइट से, शिप से बाहर दूसरे कंट्रीज से जो है बच्चों को लेकर के, या फिर जो भी लोग रह रहे हैं अलग अलग दूसरे देश में, रह छूट गए हैं, स्ट्रैंडेड है, तो उनको वहाँ से उठा करके अपने देश में लेकर के आ रहे थे। तो उसमें वंदे भारत स्कीम के अंतर्गत जो है कि फ़्लाइट के अंतर्गत अंदर बैठ करके, और बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट जो थे वहाँ पे, जो कि हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया था, तो होटल्स में रह रहे थे इधर उधर, तो वहाँ से वो लोग वापस आए थे। तो अभी उनको वापस, वो लोग यहाँ से जाने का तैयारी कर ही रहे थे कि जैसे अगर सितंबर में वहाँ पे क्लासेस शुरू होती हैं, तो उनको फिर लग रहा था कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग यहाँ से वापस जाएँगे। लेकिन अभी ऐसा, जो ये जो रूल आ गया है, तो इसमें ऐसा हो गया है, इमिग्रेशन जो वहाँ पहले से उनके पास वीज़ा था, उनको भी इमिग्रेशन नहीं दिया जाएगा। अगर उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन क्लासेस चलता है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ का उनके पास लिस्ट होगा और वो वहीं से डिपोर्ट कर देंगे स्टूडेंट को वापस इंडिया। और वहाँ पे जो है कि उनको इमिग्रेशन वेलकम नहीं किया जाए। इमिग्रेशन का मतलब कि वो जो अंदर आते हैं, तो फिर कंट्री के अंदर उनको ले लेना, वो उसको कह सकते हो आप कि इमिग्रेशन कहते हैं। तो ये जो आया है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत चल रही है, और इंडियन मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं अगर इंडियन मूल के, और बाकी देश के भी, जैसे चाइना वाइना जो है, चाइना के बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं यूएस में, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया के पढ़ते हैं। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो यूएस से हम लोग शाम को जो है कि यूएस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी जो है, तो हाले, तो उनसे हमने बात करा था, और जो वर्चुअल टॉक हुआ था उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के वीज़ा, इमिग्रेशंस और ये सब सारा पॉलिसी के ऊपर भी बात करा है, और पीपल टू पीपल टाइज़ के ऊपर बात किया है, और हमने वैक्सीन्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के मैनेजमेंट और रिड्रेसल के ऊपर में बात किया है। तो लेकिन जब यूएस के तरफ से जब ये रीड आउट किया गया, उनका इम्प्लीकेशन, जो भी उनका जो स्कीम्स या फिर जो भी वो पॉलिसी जो सोच रहे हैं आगे, इमिग्रेशन और ये सब सारा कुछ के रिलेटेड, और इंडिया और यूएस के बीच में क्या बात हुआ वो सब के ऊपर, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी ज़िक्र नहीं किया, वो साइलेंट रह गए। तो इसके ऊपर फिर बाद में द हिंदू ने जो है कि अमेरिकन एक ऑफिशियल से उन्होंने बात करा, तो वो उन्होंने कहा कि देखिए, नहीं बात करा है, लेकिन कुछ कहा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे चल के, मतलब अभी इसको किस तरीके से, ये सारा कुछ जो पॉलिसी वो लोग सोचे हैं इमिग्रेशन और ये सब सारा कुछ को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आगे चल के, ये बहुत चीज़ अभी सोचने, मतलब अभी आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी जितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जितने हैं, उनके भी अपने
वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर चीज़ में, तो वो लोग भी इसके ऊपर जो है वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव बनाएँगे और किस प्रकार से वहाँ पे क्या आगे डिसीज़न होता है इसके बारे में हमें कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन ये सोचिए कि रखिए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के माइंड में रखते हुए ही ये सारा कुछ बातें होगा। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्ष श्रिंगला, वो वहाँ पे बात किए थे और यूएस के अंडर सेक्रेटरी जो है स्टेट डेविड हाले, उन्होंने वो आपस में बातचीत किए थे। अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं, पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नेम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। बाकी लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ अंडर सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी याद करोगे तो चल जाएगा। फिर यूनाइटेड इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में ये वर्ड भी जो है वहाँ पे ज़िक्र हुआ था, क्योंकि पिछले बार अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी इंडिया आए थे, तो उन्होंने पहली बार इस वर्ड का जो है ज़िक्र किया था। और उसके बाद जो है हमारे दोनों कंट्री के बीच में टू साइडेड स्ट्रेंथनिंग जो पार्टनरशिप है आपके हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और भी बहुत सारे जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग में, ये सब सारा कुछ जो टाइज़ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर के आए थे। तो इनके बारे में भी उन्होंने बात करा कि हम लोग और भी ज़्यादा डीपनिंग करना चाहते हैं इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के टाइज़ को। और फ़िलहाल कुछ दिन पहले भी जैसे हमने ऐसा देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूएनएससी में जब अब भारत जो है अब नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2021-22 के लिए, तो आगे चल के हमारे क्या-क्या मतलब टर्म्स हो सकते हैं, हम लोग किस-किस क्षेत्र में हमको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे कोऑपरेट करना है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले 6 नेशन में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी थे, जो कि चाइना के जो यूएन का एक ड्राफ्ट बन रहा था, वो अभी पास हो जाता। क्या होता है कि जब ड्राफ्ट बनता है कोई सा भी, तो वहाँ पे फिर अगर जो बाकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं उस चीज़ ड्राफ्ट के प्रति, तो फिर क्या होता है वो ड्राफ्ट पास हो जाता है। तो वो ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा वो जो लैंग्वेज था वो चाइनीज़ सीपीईसी कम्युनिस्ट पार्टी के लैंग्वेज से मैच करता था। तो सबसे पहले इंडिया ने वो चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया और वो जा कर के यूएसए को बताया। तो उसमें ये था वर्ड कि रीअफ़र्म देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंश्योरिंग फ्री, ओपन इंक्लूसिवनेस, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आपके तजिन मोहम्मद बंदे, आपके यूनाइटेड नेशंस के जनरल जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको ये चीज़ बात पता लगी कि हाँ ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि शेयर्ड विज़न ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। तो ये चाइनीज़ जो साई जिनपिंग है वो अपने कहीं-कहीं भाषण में ये चीज़ बोल चुके हैं, शेयर्ड विज़न ऑफ कॉमन फ्यूचर। तो उसी वर्ड को, वो सेंटेंस को वहाँ पे यूज़ किया गया था उस वाले ड्राफ्ट के अंदर। तो जिस वजह से बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ये चाइनीज़ जो सीपीईसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक विचारधारा है उससे बहुत ज़्यादा ये वाला मतलब सेंटेंस और ये सारा कुछ फ्रेज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम नहीं चाहते कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करे या फिर उसका जो है कि भावनाओं को दिखाए, दर्शाए। तो जिस वजह से फिर बाद में आगे चल के जो है उस चीज़ को चेंज किया गया तजिन मोहम्मद बंदे के रहते। और एक लेटर भी लिखा गया था जो कि यूके ने लिखा था इंडिया, कनाडा, यूएस, ये सब सारा कुछ कंट्रीज़ के मद्देनज़र। तो 6 हम लोग उसमें थे वो लोग कंट्रीज़ में। तो ये सब जो है कि स्ट्रैटेजिक टाइज़ हमारा बहुत दिन से चल रहा है और आगे भी यूएनएससी में जो है हमारा पार्टनरशिप और भी ज़्यादा गहराएगा और आने वाले इसी साल के आने वाले मंथ्स के अंदर 2+2 का मतलब मीटिंग्स भी होने वाली है इंडिया और यूएसए के बीच में, जो कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर एक साथ करके करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इन द स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर वॉर। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि किस प्रकार से अभी एलएसी के ऊपर जो टेंशन चल रहे हैं और फिर डिसएंगेजमेंट अभी फ़िलहाल यहाँ से हो चुका है। तो हमें जो चाइना जो है अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और भी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कर के चलना चाहिए कि किस प्रकार से वो लोग अपना क्या-क्या कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर और ये सब सारा कुछ में। तो हम लोग उसको किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं और हमें आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये हम लोग इस न्यूज़ में आगे पढ़ेंगे।
अभी इस आर्टिकल में हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, क्योंकि इस आर्टिकल में बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बहुत चर्चा है। तो और वो काम कैसे करता है, तो क्योंकि कभी कभी पेलोड और ये सब के ऊपर में हमारे पास पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी के अंदर। जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके अंदर और फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स है उसके अंदर क्या पेलोड यूज़ होता है, ड्राई वेट, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर आजकल बहुत चर्चा चल रही है। तो हम आप देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट है इसके अंदर क्लासिफिकेशंस अलग-अलग किए हुए हैं कि सबसे नीचे फायरिंग चैम्बर होता है, उसके बाद एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, यहाँ तक का जो सामान है ना, ये देखिए, ये इस जगह तक का जितना भी सब कुछ है, यहाँ तक का ये सब कुछ छूट जाता है आपके रास्ते में जाते-जाते। एक वीडियो भी है ऑनलाइन, तो लेकिन मैं उसको डाल नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट का क्लेम्स हो जाता है, फिर मैं वीडियो ये डाउन हो जाएगा, फिर आप आगे देख नहीं पाओगे। जिस वजह से मैं वैसे ही बता रहा था कि यहाँ जब ये पूरा यहाँ से ज़मीन से एक साथ यहाँ तक पूरा ये चीज़ उठता है, फिर उसके बाद हवा में जा कर के और इतनी दूर तक का जितना भी सामान है, आप देख सकते हो फ्यूल टैंक है पूरा। तो इतने दूर का जो सामान है वो पूरा आपको ये इस चीज़ को ऊपर ले जाने में खर्च हो जाता है। ये ऐसे जाता है ऊपर, तो यहाँ तक जो मैक्सिमम जो इसका टॉप जो पोजीशन है वहाँ तक जाने में इसका पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है। उसके बाद जब नीचे इसको आना होता है तो सिर्फ ग्रेविटी ही होता है, तो उसके बाद इसको फ्यूल का ज़रूरत नहीं होता है। तो उस समय जो है कि वो इतना जो चीज़ है इसी के अंदर आपका जो है जो वॉरहेड जितना भी आपका मान लीजिए अगर पेलोड है, जो भी अगर नॉर्मल पेलोड है या फिर न्यूक्लियर पेलोड है, तो वो चीज़ आपका इतना दूर में सिर्फ होता है, ऊपर के इतने दूर में। और उसी में आपका गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर लगा होता है, जो कि रेडियो के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू जो है कि इसको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। सैटेलाइट और इमेजिंग और ये सब सारा कुछ जो भी चीज़ है आपका उसमें कंट्रोल सिस्टम जो भी है उसमें ये रेडियो गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर के अलावा कुछ और भी लग सकता है, क्योंकि आजकल जो एडवांस न्यू न्यू वेपन्स आ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे और भी जो है जीपीएस सिस्टम और ये सब सारा कुछ यूज़ हो रहा है। तो वो फिर उसके बाद जहाँ जो पिन पॉइंट लोकेशन है उस जगह पे जा करके और ये ब्लास्ट कर जाता है। तो इंडिया के पास हाईएस्ट रेंज की जो मिसाइल है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, वो है हमारे पास अग्नि 5। और इसका आप रेंज देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक का है। ये अग्नि 5 ये चाइना आपका है पूरा, ये इधर में यहाँ पे थोड़ा सा इधर रशिया आ जाता है। तो ये चाइना का जो मेन जो भाग है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये इंडियन ओशन आता है और इधर साइड में थोड़ा साउथ चाइना सी भी हम लोग कवर कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 5000 किलोमीटर रेंज का अग्नि मिसाइल है। तो अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर रेंज का होता है और फ्यूचर डेवलपमेंट जो है इसमें पॉसिबल है अभी और भी, जिसमें सबमरीन लॉन्च लॉन्च वेरिएंट भी हम लोग बना रहे हैं आगे। तो सबसे पहले इसका टेस्ट जो हुआ था वो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा से हुआ था। आपको पता होगा पारादीप के पास आगे व्हीलर आइलैंड है, वहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहली बार प्रशिक्षण किए थे। अग्नि के ऊपर हमारे पास और भी 2-3 मिसाइल है। अग्नि 1 जो है वो 15 मीटर का हाइट का है, अग्नि 2 20 मीटर और अग्नि 5 जो है, अग्नि 3 जो है वो 16.3 मीटर का है हमारा। और केजी तो उतना मतलब मैटर नहीं करता है, हज़ार हज़ार और 1500 पेलोड का केजी है, पेलोड केजी। और फिर उसका रेंज सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, 700 किलोमीटर जाता है अग्नि 1 और 2500 किलोमीटर जाता है अग्नि 2 और 3000 किलोमीटर जाता है आपका अग्नि 3। तो नेक्स्ट कैसे, जैसे हमने बताया कि कैसे करके ये काम करता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले यहाँ से नीचे से छूटता है, जैसे ही ये यहाँ से, फिर उसके बाद ये ऊपर तक अपना पेलोड यूज़ करके, एक पेलोड मान लीजिए अपना इतना आधा ख़त्म कर लिया, तो वो पेलोड नीचे गिर जाता है। फिर देखिए अभी ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर उसके बाद और ऊपर जाता है और ऊपर जो मैक्सिमम इसका हाइट है वो अचीव कर लेता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिसको जितना दूर भेजना होता है वो उतना ऊपर हाइट स्लैंट, मतलब ऐसे इस एंगल में जो है कि उतना ऊपर हाइट जाता है। एक बार जब वो अपना पूरा मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया, फिर उसके बाद उसको नीचे जब जाना है तो सिर्फ ग्रेविटी ही यूज़ होती है और इस यहाँ पहुँचते-पहुँचते इसके सारे पेलोड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से सिर्फ ऊपर का जो वॉरहेड है वो बच जाता है और वॉरहेड के अंदर 5, 6, 7, 8 जितने भी वो चाहें उतने बॉक्सेस में अलग-अलग मिसाइल्स बने होते हैं। तो फिर ये जब नीचे यहाँ से आने लग जाता है तो यहाँ से निशाना लेकर के और उस जगह पे मान लीजिए इस जगह पे इसको छोड़ना है ये सारा कुछ बॉम्ब, तो वो इस जगह पे सबको मतलब आस-पास करके ये इसको ब्लास्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये देखिए ये जो डी है, डी में ही आपका जो है कि वॉरहेड आपका जो है दिख जाता है 4, 5, 6, 7 तो ये अपना-अपना एम लेकर के और ये छूट जाता है वहाँ।
तो ये तरीका था। इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल का टोटल रेंज देख लीजिए आप कि यहाँ तक इतने अग्नि 5,000 किलोमीटर तक हमारे पास टोटल है। और 3,500 किलोमीटर का आपका अग्नि 4 हो जाता है, आपका अग्नि 3 आपका 3,200 किलोमीटर का है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ये हाईएस्ट इतने ही रेंज का है। और इसकी जो मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ये रशिया के ऊपर तक जो 9 नंबर है आपका, तो रशिया के ऊपर तक का यहाँ तक हमारा मेंटेन कर लेता है। पुराना वाला जो था ये अपग्रेडेड वर्जन वाला है हमारे पास। और पुराना जो हमने मैप दिखाया था वो वाला सिर्फ आपका इस जगह तक, ये 8वां जो सर्कल है सिर्फ वहीं तक आपका मेंटेन कर पाता था। अग्नि 4 मिसाइल सिर्फ 8वां तक मेंटेन कर पाता था। ठीक है। अब India's missile forces serve in first instance to deter the Pakistan and China. The threat from the latter has prompted India over the years to build missiles increasing range and capability. India's ballistic missile development has been largely indigenous, but it has recently collaborated with Russia on cruise missile design to diversify the deterrent. India has also begun to develop sea launch missiles. जैसा हमने पिछला अभी देखा, पिछला पढ़ा था हमने, जो स्लाइड में पढ़ा था हमने कि ज़्यादातर अब हम लोग जो है इसके बाद वेरिएंट अब हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो सबमरीन से कैसे छोड़ा जा सके या फिर शिप से कैसे ये सब जो छोड़ा जा सके। क्योंकि आप देखिए चाइना जो है वो अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था और इस वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे हम लोग कि चाइना तीनों वे में वो सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का। तीनों वे में मतलब पानी, हवा और थल। तो हम लोग अभी फ़िलहाल हवा और थल से हम लोग सक्षम हैं, लेकिन पानी में अभी हम लोग सक्षम नहीं है, तो हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो हम लोग पाकिस्तान और चाइना ही ज़्यादातर हम लोग को जो है कि जो डेटरेंट है और हम लोग को उससे ही खतरा है, तो उसको ही हम लोग ज़्यादा रेंज में लेने की कोशिश हमारी है। वेस्टर्न कंट्री से हमारी अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा तनी है नहीं। चाइना के ऊपर देखें तो चाइना में मैक्सिमम जो है उसके पास वो 4,000 किलोमीटर तक का बैलिस्टिक मिसाइल है। एक वो लोग 8,000 किलोमीटर का ही बनाने का कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर कहीं-कहीं आपको मिलेगा ज़िक्र, लेकिन अभी तक उसका फुल सक्सेस नहीं हो पाया है। वो डोलजी करके कुछ नाम है उसका। तो अभी वो उसका जो हो जाएगा तब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए चाइना का जो रेंज है वो 4,000 किलोमीटर तक टोटल है। ये यूएस की एक संस्था है, उसने ये उसके वहाँ से मैंने ग्राफिक्स ये चीज़ चेप करके यहाँ आपको दिखाया है। तो ये चीज़ आप देखिए कि उसके पास 100 किलोमीटर से लेके फिर आगे 200, 300, 400, 500 टोटल 4,000 किलोमीटर तक है। ये है उसका टोटल रेंज, जितने भी उसके पास मिसाइल्स अवेलेबल हैं, क्रूज़ मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स। और उसका जो कवरेज एरिया है वो आप देखिए कि चाइना का ब्लैक वाला जो एरिया है वो चाइना का एरिया है। उसके बाद बाकी साउथ पैसिफिक ओशियन तक पूरा, मतलब वो साउथ चाइना सी तक जो है वो पूरा उसको कवर करता है, पूरा अपना एरिया को। और क्योंकि इसको ज़्यादातर जो है कि इसको तो यूएसए से ज़्यादा इसको प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा उनको भी मद्देनज़र रख के अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिज़ाइन करता है। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर वो कहते हैं राइटर कि इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, जो एलएसी बॉर्डर है, उसके अंदर हम लोग कुछ भी अभी नतीजा निकल कर के आए, हम लोग को चाइना के जो अभी फ़िलहाल वो अपना जो एडवांस कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कंटिन्यूअली एक्सपैंड कर रहा है। और उस ये ज़्यादातर मतलब ये वरी की बात है, सबसे बड़ा वरी की बात इंडिया का है और वर्ल्ड वाइड तो है ही। क्योंकि अ, ये हम लोग को मतलब ऐसा अनुमान तो था ही कि ये चीज़ करेगा, और उसके बाद अभी जो फ़िलहाल ये कर रहा है वो इतना धीरे-धीरे ग्रेजुअली कर रहा है कि वर्ल्ड उसके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वो इसका चाइना का यही चाल होता है कि धीरे-धीरे करके शुरू करें। बिल्कुल माइगर की वैसे 1, 2, 3 ऐसे कुछ-कुछ शुरू होगा, 20, 30 अगर बना लिए तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 20, 30 इंटू करके अगर आप देखो तो 3 साल 4 साल में 150 और 200 तक भी वो जा सकता है। तो फ़िलहाल उसके पास जो है जितने भी उसके पास आर्सेनल है वो हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले चाइना के पास DF-31A है, जो कि रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये रोड के थ्रू जो है कि मतलब इसको कहीं से भी वो ले जाके और छोड़ सकता है कहीं पे भी। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आपका वो जा सकता है। और ये एस्टिमेट ऐसा है कि
जितने भी इसके जो डेवलपमेंट है वो उससे वो क्या-क्या कर सकता है। तो मीडियम और शॉर्ट रेंज जैसे हमने बताया कि उसके पास मिसाइल्स हैं और जितने भी उसके मिसाइल टेस्ट हुए हैं 2019 में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेस्ट वो 2019 में किया है अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स का, क्योंकि आपको पता ही है चाइनीज़ जितने भी उपकरण होते हैं वो उनको ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फुस बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये वर्risome का बात इसलिए है क्योंकि वो अपने जितने भी उसके उपकरण हैं उसको छोटा से छोटा करना चाह रहा है। तो ये सिंपल यही बताना हम लोग को दिखाना चाह रहा है कि वो अपना जो वॉरहेड है उसको कितना छोटा हो सके, कितना मिनिएचर साइज का हो सके, वो चीज़ के ऊपर वो अपना काम कर रहा है। और अकॉर्डिंग जैसे आप देखो कि एक फिजिकल मटेरियल का एक डिपार्टमेंट होता है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजिकल मटेरियल की जो जो वो चीज़ यूज़ होता है आपके वेपन्स में, जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब का किसके पास कितना मात्रा में अवेलेबल है। तो वो उसमें देखा गया था कि करीब-करीब 2.9 जो है मेट्रिक टन उसके पास वेपन का ये सब फिजिकल मटेरियल जो है कि अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा है मात्रा में। तो वो आगे भी बहुत कुछ बना सकता है। यूएसए और रशिया के पास अभी फ़िलहाल जो है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। उनके पास जितना है मतलब 1000 करीब में है, वो तो उससे ज़्यादा है। तो मैं उसका नंबर नहीं डाला क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये जानिए कि बहुत ज़्यादा है, हज़ार में है। और हम लोग सबके उसके बाद जो है कि फिर सबके पास 100-100 और ऐसे करके नंबर्स में है। तो यूएस और रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट यूएसए के पास तो बहुत ज़्यादा है और रशिया के पास और उसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हुआ था सिपड़ी में, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि चाइना के पास करीब-करीब 290 वॉरहेड है 2019 तक, और अभी 2020 में आपका 320 वॉरहेड वो कर चुका है। तो देखिए 290 से 320 सिर्फ़ 30 ही वो बढ़ाया है। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ हा-होला वर्ल्ड में हो नहीं रहा है। 30 तो किसी को मतलब समझ नहीं आता, लगता है चल 30 ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 2 से 3 साल में ये चीज़ कितना से मतलब 150 और बढ़ जाए, मतलब डबल कर लेगा करीब-करीब अपना ये। So this increase might not seem large relatively, but gradually this will shift, जैसा हमने बताया। और प्रेजेंट इंडिया का जो चैलेंज है वो ये है कि न्यू दिल्ली को इस चीज़ के ऊपर कंटेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही न्यूक्लियर आर्म्ड है। और फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ बात नहीं कि अगर ये चाइना जो है कि वो रिसर्च करके और अपना वॉरहेड बढ़ा ले और अपना मिसाइल रेंज बढ़ा ले, तो पाकिस्तान उससे वहाँ से माँग सकता है और खरीद सकता है उसको। ख़ैर पैसे नहीं है अभी उसके पास, लेकिन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। फिर इंडिया न्यूक्लियर आर्सेनल जो है अकॉर्डिंग टू सिपरी स्टैंड्स 150 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है पाकिस्तानी के पास है, और मतलब इंडिया के पास है 150 और पाकिस्तान के पास 160 है, हमसे सिर्फ 10 ज़्यादा है। फिर चाइनीज़ स्टेट जो है उसका माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ऐसा कहता है कि हमें करीब-करीब 1000 वॉरहेड न्यूक्लियर आर्सेनल वाला चाहिए, और ये चीज़ के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं ताकि हम रशिया और यूएस का न्यूक्लियर फोर्स लेवल जो है मैच कर सकें। फिर इंडिया के लिए और क्या-क्या चैलेंज हो सकता है कि जैसे उनका PLARF लैंड बेस्ड मिसाइल फोर्सेस जितना भी है, तो वो अक्साई चीन और ज़ांगजियांग रीजन और फार वेस्टर्न साइड, ज़ांगजियांग रीजन जो उसका वेस्टर्न साइड में, वहाँ पे वो ज़्यादा डिप्लॉय करता है, क्योंकि वहाँ से जो है कि उसको यूएसए और बाकी की जो रशियन कंट्रीज़ हैं और फिर वहाँ से इंडिया भी जो है जस्ट नीचे उसके आता है। तो उसको ज़्यादा जो है कि वहाँ से मोबिलिटी फ़ील होगा, क्योंकि अगर वो ईस्टर्न साइड में लगाता है तो ईस्टर्न साइड में उसको वो ओशियन पूरा पार करके और तब उसको वहाँ पे वो फायर कर पाएगा। तो उसमें थोड़ा-सा उसको मतलब ज़्यादा रेंज हो जाएगा, तो सर उसके रेंज से वो बाहर हो जाएँगे बहुत सारे कंट्रीज़। अब वो ज़ांगजियांग में रखता है तो पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ तो उसके अंदर आ गया। ज़ांगजियांग देखिए कहाँ पे है आपका, आपको ज़ांगजियांग के कोरला रीजन में वो रखा है। और ये ज़ांगजियांग बिल्कुल भी आपके ये अक्साई चीन जो हमारा जो एरिया है उसके ऊपर आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस भी बहुत बार किया है। और तिब्बत और ऑटोनोमस रीजन ज़ांगजियान ये सब ये यहाँ पे आपका जो है कि अक्साई चीन है इस जगह पे। तो यहाँ पे वो कोरोला जो है वो पास है आपका, ये कोरोला यहाँ पे जो वो रखता है अपना सबसे जो 4000 किलोमीटर वाला जो उसके पास मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये इस तरीके का दिखता है। वो वहाँ पे उसको डिप्लॉय करके रखता है, जिसका नाम है DF-26 IRBM। और इसका मोबिलिटी है वो हाई डिग्री ऑफ सर्वाइवेबिलिटी भी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब विषम कंडीशन पे भी ये सर्वाइव कर जाता है, और इसको अंडरग्राउंड ही रखते हैं ज़्यादातर।
तो ये जो है कि कन्वेंशनल वॉरहेड मतलब वैसे ही असला बारूद लेकर के और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेकर के ये जाने की क्षमता रखता है। तो हमारे पास चाइनीज़ जो मिलिट्री है उनका ये ऑपरेशंस जो भी आपका मतलब है आपका जो भी ऑपरेशंस वो लोग अपना लेके चलते हैं, तो उनके पास अभी तीनों क्षेत्र में अपना ये न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ने का सक्षमता है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी में, हमारे इंडियन एयरफोर्स में अभी फ़िलहाल ये सक्षमता है, लेकिन हमारे पास अभी सी लाइन में ये चीज़ का मतलब हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है। तो फ़िलहाल जब चाइना अपना एक्सेलेरेट कर रहा है और अपना उस चीज़ को बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सक्षमता है और उसको अपना वॉरहेड बढ़ा रहा है, अपना बैलिस्टिक मिसाइल रेंज बढ़ा रहा है और अपना उसको एडवांस कर रहा है, तीनों लेवल में एडवांस कर रहा है, तो हम लोग को भी इस चीज़ के ऊपर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर जो है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड वाइड भी जो है यूएन कॉन्फ्रेंस पे, यूएन पोर्टल पे और भी सब दूसरे देशों के साथ हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाइना ऐसी चीज़ ना कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इसका जो ठीकरा जो फूटेगा, अगर बाई चांस अगर हम ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और अगर हमसे हमारा उनसे वॉर हो जाता है, तो चाइना के ऊपर हमें लड़ाई करना पड़ेगा और ये जो मिसाइल्स है वो हमारे में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सोशल इंजस्टिस के ऊपर। रिजर्वेशन, जैसा हमने बताया कि रिजर्वेशन आज के डेट में नंबर्स तो उतना ही है परसेंटेज, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स घटते जा रही हैं। आपको जैसे पता है कि पहले मतलब जितने थे अब उतने सारे सीट्स निकल कर आते नहीं हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर साल वो उतने सारे सीट्स आते नहीं हैं अभी, और ये कोरोना पैंडेमिक हो गया है। तो कुछ नंबर्स जो है राइटर वो देते हैं कि जैसे ग्रेजुअली जो है दलित के जो है वो आउटडेट किया जा रहा है और उनका जो जो वैलिडिटी होना चाहिए था ऑक्यूपेशंस में और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स में, वो उतना बढ़िया आया नहीं है, क्योंकि 1980 में ऐसा कोटा देखा गया था कि अपर क्लास पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर में जो अपर क्लास मतलब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जो होता है श्रेणी, क्लर्कियल लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, ये सब, तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर में अपर क्लास है उसमें 1980 के टाइम पे ऐसा देखा गया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट के 16% लोग थे इंडियन पॉपुलेशन के, जो कि 14% हो गया आपका क्लास, और क्लास सी से 14% हो गया आपका 1984 में। फिर उसके बाद 14.3% हुआ आपका 2003 में, और 2015 पहुंचते पहुंचते 13.3%, मतलब वो घट गया। और मतलब शुरू से आप देखिए 16% के बाद घटते ही जा रहा है। और फिर उसके बाद इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जिसमें ज़्यादातर शेयर जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो सारे एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। तो उनके प्रपोर्शन में करीब करीब 14.6% 2004 में हुआ, और 18.1% 2014 में हुआ। तो जो शेड्यूल कास्ट का जो लिटरेसी रेट है वो फिलहाल बढ़ते जा रहा है, ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि 21.38% आपका 1981 में था और 66.1% जो है 2011 में वो बढ़ करके हो गया। सिमिलर प्रोग्रेस है आपका ओबीसी में भी, इसके भी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ते जा रही है। पूरे इंडिया भर में जो टोटल ओबीसी है वो इंडिया के पॉपुलेशन के 52% है, 52% है, जो कि मंडल रिपोर्ट जो आया था उसने बताया था ये चीज़। फिर उसका 2013 में ये चीज़ आपका हमें 2013 तक ऐसा देखा गया कि 52% जो है पूरे इंडिया भर के पॉपुलेशन के वो आपका ओबीसी है। लेकिन 88.37% क्लास ए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में था, और 10.01% ऑफ क्लास बी और 17.93% ऑफ क्लास सी जो है वो उसमें था। फिर सीपीएससी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो है उसके अंदर 16.6% से ये बढ़ करके 2004 में 28.5% लोग हो गए ओबीसी के आपके 2014 में सेंट्रल सर्विसेज में। और टोटल, और आज उसके बाद जो अचीवमेंट जो है वो अचीव करने में जो है प्राइवेटाइजेशन जो आजकल हम लोग जो करते जा रहे हैं, जो निर्मला सीतारमण ने अभी जो डिस्कस करा है अपने न्यू स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, कोविड-19 के बाद जो अभी उन्होंने बताया था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोर्स दिया गया है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जितनी पॉलिसीज़ हैं और उन सब में जो है कि आगे चल कर के अभी कुछ दिन के बाद ऐसा देखा जाएगा कि उन्होंने ऐसा कहा कि सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बच जाएँगे, और बाकी जितने जो उसके अलावा जो होंगे उन सबको या तो मर्ज
मर्ज कर दिया जाएगा या फिर वो प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ सब से भी आपको देखिए कि काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो मेंशन किया गया अबव वो बढ़ते जा रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो है लोग वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं और जो उनकी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब घटते जा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर क्योंकि श्रिंक कर रहा है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है वो श्रिंक करते जा रही है। आप देखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज सर्ड फ्रॉम 5.5 लाख इन 2006 टू 7.5 लाख इन 2014। मतलब पहले 2006 में 5.5 लाख वैकेंसीज हुआ कर, मतलब लोगों को मतलब चाहिए होता था, लेकिन फिर उसके बाद 7.5 लैक्स हम लोग को चाहिए है अभी 2014 में। उसके बाद जो है कि डाटा ही नहीं लेकर के आए ये लोग कि कितना वैकेंसीज का रिक्वायरमेंट है कितना नहीं है। तो जब डाटा ही नहीं ला रहे हैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा है कोई। तो उसके बाद अब यूपीएससी का एग्जांपल देते हैं ये कि 40% जो है वो डिक्लाइन किया है आपका 2014 से 2018 के बीच में, क्योंकि पहले जो है 1236 निकला था सीट्स, और अब जो है इस साल जो निकला है आपका जो अभी 2020 में होगा जिसमें आप बैठोगे एग्जाम देने, उसमें 759 ही सिर्फ सीट्स हैं हमारे पास। तो उसमें ही आप compete करना है, उसमें भी अगर कोई कलर ब्लाइंड है कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए और भी कम सीट्स हैं। तो उस हिसाब से ओबीसी मतलब जब 2000 का जब जब 1200 जब सीट था तब मेरे एक फ्रेंड के भाई हैं, उनका रैंक आया था करीब 280 के करीब आया था। और उनका उस वो ओबीसी कैंडिडेट्स थे और उनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ठीक उसके विपरीत पिछले साल एक मेरा फ्रेंड जो कि 182 रैंक आया था, लेकिन उसका उस समय भी आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। अगर आपका सीट भी घट जाता है तो रेंज भी घट जाता है, और इस वजह से जो सिलेक्शन है आपके हायर पोस्ट में वो नहीं हो पाती है काम लायक। तो सेकंड है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी जो हैं कि वो ड्रॉप करते जा रहे हैं, और ड्रामेटिक मतलब आप देखिए ड्रॉप करने के जो हैं कि वो 32 लाख से आपका करीब करीब 26.30 लाख हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में 2003 से 2012 के बीच में। तो अब गवर्नमेंट भी सर्व जो लोग हैं सर्वेंट्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो इसमें जो दलित हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनको पहले 16% था, जिसमें कि वो 5.4 लाख उनकी क्षमता थी टोटल, और वो घट के 4.55 लाख हो गई है। तो इंस्पाइट ऑफ राइजिंग परसेंटेज इन सीपीईसी, मतलब सीपीईसी में भले वो थोड़ा बहुत परसेंटेज दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत बढ़ते हुए, लेकिन जो नंबर्स है नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो डिक्रीज कर गई आपकी। 18.1 लाख 2011 में था और 14.86 लाख 2014 में हो गया है। तो ये नंबर्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इस वाले पीडीएफ में जितने भी नंबर मैंने बताया बिल्कुल आपको रटना है, एकदम बिल्कुल रटना है। 3 4 5 बार पढ़ोगे। आज से पढ़ना शुरू करो, आज अभी पढ़ो, शाम को पढ़ो, फिर कल कल नहीं परसों एक बार सुबह शाम पढ़ लेना, फिर एक वीक के बाद सुबह शाम पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है। तो ये सब आप बिल्कुल डायरेक्ट कोट कर सकते हो संस्था के साथ। जब भी नंबर कोट करो तो संस्था के साथ कोट करो कि ये संस्था के एवज में हमें ये सब चीज़ सारा कुछ नंबर मिला है। इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में लिख दो इकोनॉमिक सर्वे या फिर सीपीईसी रिपोर्ट। तो ये सब लिखने से आपके बिल्कुल मतलब नंबर बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाता है सामने वाला लिखने से। वैसे तो आप कुछ भी लिखोगे तो कुछ भी लिखना ही है, तो फिर ये चीज़ अगर 2 मिनट याद करके लिखोगे तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका अट्रैक्शन हो जाता है कि अरे ये तो नंबर और डाटा लिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर रिपोर्ट से। तो ये इसी वजह से मैंने ये सब ये आर्टिकल भी डिस्कस करा, और इसी वजह से ये सब सारे आपको जो नंबर्स हैं वो भी डिस्कस बताया आपको। तो रिजर्वेशन जो टोटल है आपका लैटरल एंट्री के बाद आने के बाद भी जो है ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडरमाइन हुई है, क्योंकि आप देखिए लैटरल एंट्री अभी बीजेपी मैनिफेस्टो में थी 2014 के, और जब वो ये चीज़ जब आया है रिजर्वेशन आपका इसमें निकल करके, तो 2019 फरवरी में इसका हुआ था सिलेक्शन। और इसमें टोटल 10 पोस्ट के लिए करीब करीब 6000 कैंडिडेट ने भरा था इसके सिलेक्शन के लिए, और 89 कैंडिडेट एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो 6000 एप्लीकेशन से। और सिलेक्शन कितना में होना था? सिर्फ 10 पोस्ट। तो ये लेकिन ये 10 पोस्ट का सिर्फ सिलेक्शन था, उस वजह से, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से इसके ऊपर रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया लागू नहीं हुआ था। तो रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया क्यों नहीं लागू हुआ था? क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था। एक जो आया था आपका जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का, उसने कहा था कि अगर एक सीट होगा कभी भी
50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन किसी भी चीज़ में लग नहीं सकता है। और अगर कहीं पे एक सीट होगा तो उस एक सीट में वो पूरा का पूरा सीट जो है वो सबके लिए वैलिड होगा, जनरल, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए वैलिड होगा। ये नहीं कि वो एक सीट बचा है तो वो भी आपका उसमें, जो अब एक ही सीट है तो उसके अंदर आप सोचिए कि अगर कोई सा भी रिजर्वेशन लगाया तो वो तो 100% रिजर्वेशन हो जाएगा ना उस वाले कैंडिडेचर के लिए। तो उस वजह से अब हर एक डिपार्टमेंट का एक दो ऐसा करके था वहाँ पे सीट, तो वहाँ पे रिजर्वेशन लग नहीं पाया ये लेटर एंड वाला में। तो इस वजह से जो है अब राइटर कहते हैं कि जुडिशरी भी इस चीज़ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही है और रिजर्वेशन को ख़त्म, मतलब अभी इरोजन हो रहा है उसका, धीरे धीरे घटता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ आपका जुडिशरी का भी ऐसा लग रहा है उनको, क्योंकि लास्ट 2 साल में जितने भी जजमेंट्स आए हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट आया था, फिर लेटर सुप्रीम कोर्ट का भी जो कुछ ऐसा यूजीसी के ऊपर जो आया था जजमेंट, तो उसके अंदर वो अलाउ किए थे कि नोटिफिकेशन 5 मार्च 2018 वाला जितना भी जो प्रोविजंस है रिजर्वेशन का यूनिवर्सिटी का, वो सब काफ़ी ज़्यादा वो लोग टालते जा रहे हैं। और वो जो जो स्ट्रिक्टनेस है उनका मेंटेन करने का यूनिवर्सिटीज़ का, उन सब के सीट्स के ऊपर में, एंट्री लेवल के ऊपर में लोअर कास्ट को और भी ज़्यादा मौका देने के लिए, वो सब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अभी कम होते जा रहे हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो लोग उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। जिस वजह से जो रिजर्वेशन सीट्स, जो रिजर्व्ड सीट्स थी वो भी कम होती जा रही हैं और उसके ऊपर कोई जो वॉचडॉग जो पहले हुआ करता था एक, तो वो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वो रोल निभाने में अभी फ़िलहाल सक्षम नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो टीचिंग पोस्ट में भी 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में करीब करीब 2.5% पोस्ट जो है वो रिमूव, रिजर्वेशन के लिए वो रिजर्व था आपका एस टी एस सी के लिए, और लेकिन एससी के लिए था, लेकिन एसटी के लिए कोई सा भी नहीं था। और सिर्फ 8% जो था वो रिजर्व था आपका ओबीसी के लिए, लेकिन होना तो इससे और भी चाहिए। तो इस वजह से जो इम्पैक्ट है आपका ऑर्डिनेंस का, और भी जितने भी सब्सिक्वेंट बिल्स आ रहे हैं पार्लियामेंट के, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज करके और उसको खुद से सो मोटो लेकर के और इसके ऊपर जो है कि जांच कमीशन बैठाना और जवाब मांगने की ज़रूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ के ऊपर कुछ भी कहा नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेकर के आए थे February 7 में, जिसमें कि उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ जॉब जो है उसमें वो कहा कि, उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हमने भी डिस्कस किया था। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जैसे साउथ के जो मिनिस्टर्स हैं वो एमबीबी नीट का जो एग्ज़ामिनेशन था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हमें रिजर्वेशन चाहिए और ये हमारा नहीं मिल रहा है हमें। वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल थे वो उन्होंने ये चीज़ को मना कर दिया था कि हम नहीं दे सकते हैं करके, ऐसा कुछ हुआ था सीन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ये निकल कर आया था कि आर्टिकल 16(4)(a) में प्रोविजंस है जो कि सरकार अगर सक्षम है तभी वो रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो वो रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। तो जिस वजह से ये कोई अंडरमाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है 1995 में इस चीज़ को लेकर के आई थी और वो रिजल्ट था आपका आर्टिकल 16.16(4)(a) सब क्लॉज 4A। और उसके अंतर्गत जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ आपका अलाउ किया था। जो ये वेलफेयर एक एक स्कीम टाइप से है, ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और फिर बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट जो है 2001 में उन्होंने भी 85th अमेंडमेंट लेकर के वो लेकर के आए थे, और जिसके अंतर्गत इस चीज़ को एक्सटेंड किया था बेनिफिट को रिजर्वेशन का इन फेवर्स ऑफ एसटी एंड एसटीज़ की, जिसमें प्रमोशन में उनको हेल्प मिलता था। जैसे कि प्रमोशन में भी एस टी एस सी का है, जैसे अगर ओबीसी और जनरल और एस टी एस सी तीनों का अगर सिलेक्शन होता है किसी भी पोस्ट में, तो मान लीजिए 10 लोग सेलेक्ट हुए एक ही पोस्ट में, तो उनका जो प्रमोशन है एस टी एस सी का वो ओबीसी और जैसे ओबीसी का सिलेक्शन तो सिर्फ आपका रुक जाता है, रिजर्वेशन रुक जाता है सिर्फ सिलेक्शन तक। उसके बाद प्रमोशन और वो सब में ओबीसी जनरल के बराबर हो जाते हैं, उनके साथ साथ में ही उनको प्रमोशन होता है। लेकिन एस टी एस सी जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, इसलिए ताकि उनका जो हायर ऑर्डर में जो उनकी जो नंबर है उनको बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी जो नंबर वो है वो बढ़ा नहीं है। अभी फ़िलहाल नागार्जुन जो रिपोर्ट आया था आपका पिछले साल, तो उसमें उसमें ऐसा देखा गया था कि उसमें ऐसा देखा गया था कि जो नंबर है वो करीब करीब बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 4-5 लोग ही हैं सिर्फ सेक्रेटरी लेवल पे, और आपकी एसटी कम्युनिटी से। तो जिस वजह से जो अभी भी जो गवर्नमेंट वेलफेयर ये जो
हम लोग जो चाहते थे वो चीज़ अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, तो ये हो सकता है और आगे चलेगा, ऐसा उनका मानना था। तो इस वजह से अभी गो और फिर उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आगे आपका रूल कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आगे ये और अंडरमाइन ही होते जा रहा है। पिछले महीने ऐसा देखा गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है, उन्होंने एक नोटिस इशू किया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री में ऐसा कंप्लेन आया था कि पोस्ट मंडल 27% कोटा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे बताया गया था कि ओबीसी में आपका 27% उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। तो अंडर एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट जितने भी जो हैं आपके ओबीसी में वो प्रोवाइड नहीं कर, मतलब हर चीज़ हर सेक्टर में 27% प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, और जिसके वजह से करीब करीब 10,000 सीट्स हर 3 ईयर पे उसका जो है कि वो लॉस सहना पड़ रहा है, विच हैव ट्रांसफर टू जनरल कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी को उतना उन सब चीज़ों में वो फ़ायदा मिल रहा है, और ओबीसी जो है उस चीज़ पे मतलब प्रॉब्लम उनको सहना पड़ रहा है। SCs एंड OBCs आर नॉट ओनली पेनलाइज्ड बाय डिक्लाइन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को सिर्फ इस चीज़ में घाटा नहीं सहना पड़ रहा है, इसके अलावा और अदर पॉलिसीज़ में भी उनको जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि फंड्स भी जो आते हैं आपके दलित एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम वाले, वो सब भी जो है इंडियन बजट में रिड्यूस किया गया है। मोदी वन जो रिजीम था, जैसे कि 2014 से लेकर 2019 तक में जो रिजीम था उनका, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी जो है बहुत ज़्यादा कम बजट में निकल कर के आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सब्सिक्वेंट जो है जो भार जो है वो डेमोग्राफिक पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और करीब करीब आप देखिए कि जो डेमोग्राफिक जो जो भार है वो करीब करीब 9% से 6.5% पे आ गया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि स्कॉलरशिप फंड्स जितने भी आते थे आपके, वो सारा कुछ कट करके, ड्रास्टिकली कट करके अब बहुत कम मिलने लग गए। कितने लोगों को तो अब मिलना भी बंद हो गया है। ये जो अभी डिजिटलाइजेशन के टाइम पे कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस और ये सब सारा कुछ में जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से नहीं मिल रहा है, और बहुत जगह पे डिले ऑफ पेमेंट भी देखा जा रहा है। तो ये जो पूरा जो ट्रैजेक्टरी है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया जो है वो सजेस्ट करता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज इज़ अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ दलित एंड ओबीसी। मतलब जितने पॉलिटिकल जो इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ये डिस्क्रिमिनेशन होने से रोकना है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएसपी, एसपी, आरजेडी, तो आरजेडी आपके ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीएसपी, एसपी जो है कि वो दलित और फिर आपका ओबीसी को, वो भी ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लोग जो पार्टीज़ हैं, ये जितने पार्टीज़ हैं, तो इन सब को प्रेशर बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि जो रूलिंग कोएलिशन है आपका वो इस चीज़ का जो है कि वो फ़ायदा ज़्यादा ना उठा पाए, कि बजट्स और ये सब सारा कुछ को मतलब वो महत्व ना दें, और बाकी मतलब जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है हमारा, उस चीज़ को कंटिन्यू रखते जाएं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ऑन इंडिया चाइना LAC स्टैंड ऑफ, जो अभी कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जी ने बात करा था, और जो वो पीछे चले गए दोनों हमारे इंडिया के भी और उनके भी, दोनों के जो सेना है वो पीछे चलेगी। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं इस राइटर, वो ये कहते हैं कि तो 2 मंथ के वहाँ पे स्टैंड ऑफ के बाद अब हमने जो पीस आउट कर लिया है, इस एंगेजमेंट अब धीरे धीरे जो हो रहा है हमारा के ऊपर में, तो ये अब इसके आगे इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कि ये हो सकता है कि जैसे जितने भी जो हमारे टेंशन्स अब धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं, और भी बाकी पोस्ट के लिए ये सब सारा कुछ एंगेज करना चाहिए। हमारे इंडिया साइड से NSA अजीत डोभाल साहब, और चाइनीज़ साइड से फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग यी, वो इन चीज़ सब के ऊपर में बात कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो हॉस्टाइलिटीज़ है उनके ऊपर एक पॉज आया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी द एग्रीमेंट कैरिड आउट and to ensure that Chinese troops withdraw as promised on each of the 3 points discussed, that is Galwan, Hot Spring and Gogra। ये तीनों जहाँ पे हमारे पास टेंशन्स चल रहे थे हमारे ऊपर, तो उन तीनों के ऊपर में अब जो एग्रीमेंट के ऊपर ये तीनों फ्रंट पे वो लोग पीछे जाएं। संडे को बात हुआ था, आज के पेपर में अभी जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस पे एक और खबर आई है कि आगे की बात करने के लिए मीटिंग्स जो है शेड्यूल की गई है। तो इसके ऊपर हम आगे देखेंगे जैसे ही और दूसरा भी खबर आता है कि क्या-क्या प्रोसीडिंग्स हुए हैं। लेकिन राइटर ये भी कहते हैं
कि जो भी डिसएंगेजमेंट हो रहा है और जो भी बातें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रख रही है। और ये सीक्रेट रखने का जो जो भी ये जो जो फंडा है, तो कम से कम भारतीय जनता को बताने की ज़रूरत है फ़िलहाल। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई है, बिकॉज़ जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो जाके लेह होकर के आए हैं, लद्दाख होकर के आए हैं। तो अभी क्या फ़िलहाल क्या मतलब वहाँ पे सिचुएशन है, ये आम जनता को भी जानने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बफर ज़ोन्स, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड और क्या-क्या चल रहा है, हम कहाँ तक पेट्रोल कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। इंडियन ट्रूप्स कहाँ किस-किस एरिया से डिसएंगेज हुई है, और गवर्नमेंट जो है इस दौरान जो है अपना गोल रीसेटिंग रीस्टोरिंग में भी अपना ध्यान देते रहें, कि जैसे स्टेटस को जो हमारा अप्रैल में था, जिस बारे में बात हो रही है, अप्रैल वाला जो स्टेटस को आना चाहिए, कि जहाँ-जहाँ पे जो-जो सेनाएँ थी वो चीज़ वहीं पे हो जाए, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है लेह जो गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने जो चीज़ बात बोला था कि हमें जन समर्थन चाहिए और हम हिंदुस्तान की जनता आपके पीछे है, आपके समर्थन में है। तो समर्थन में कब रहेगी सैनिक के, जब उन सबको पता होगा। और उनको ये भी नहीं पता भूलना चाहिए हमारे भारत प्रधानमंत्री को कि जितने कैज़ुअल्टीज़ हुए थे एलएसी में, वो पिछले 4 डिकेड में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, और ये पहली बार ऐसा इतना ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ हुआ है इंडिया में, और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर। तो जिस वजह से एक फुल इंक्वायरी चाहिए हमें, और एक फुल जितने भी क्या-क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो कि जो रिस्पॉन्सिबल थे आपके 20 इंडियन सोल्जर्स के, वो आपके इंडियन गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। और इकोनॉमिकल जितने भी मेजर्स हैं वो आगे चल के हमारे चाइना के साथ में कंटिन्यू रहेंगे, या फिर इन वो फिर से रिज्यूम किए जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल अभी स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और सिर्फ आप ऐप बैन करके या फिर इन्वेस्टमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, कुछ जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उनको अभी होल्ड पे रखा हुआ है, करीब 50-60, कल एक न्यूज़ आया था। तो ये सबसे ऊपर पे आप क्या आपका डिसीजन आता है, ये अभी नेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट कि इंडियन जो सुप्रीम लीडर हैं और जो चाइनीज़ के जो ज़ाई जिनपिंग हैं, तो उनके बीच में अभी बातचीत नहीं हुई है, इतने क्राइसिस के दौरान भी बातचीत नहीं हुई है, और लंबे अंतराल से बातचीत नहीं हुई है। तो क्या वो स्टेटस को फिर से बायलैटरल ट्रस्ट और ये सब सारा कुछ शुरू होने का कुछ आसार है? उन सब चीज़ के ऊपर भी बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और चाइना काफ़ी जाइंट एक कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया पैसिफिक में काफ़ी डिसिसिव रोल रखते हैं, और इनको वापस जो है कि बैलेंस्ड रिलेशनशिप लाने में मतलब ऐसा सोचना चाहिए, और ऐसा आगे उनके आगे बढ़ना चाहिए इस स्टेप के आगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, जो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट जो हैं आपको समझने ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो है आपका जैसे कहीं पे भी जो ओशियन है मान लीजिए, तो ओशियन के बाद में जो टेरिटरी आता है, तो उसके कुछ आगे कुछ भाग जैसे-जैसे जो वो जो कॉन्टिनेंट का जो शेल्फ है वो कम होता जाता है, वैसे-वैसे उसको अलग-अलग नाम से हम लोग मतलब किलोमीटर्स और नॉटिकल माइल्स के ऊपर हम लोग जो है उसको नाम देते रहते हैं। और ये जो पूरा प्रावधान है वो कैसे बना है, तो वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी अनक्लॉज, इसके ही आर्टिकल्स के ऊपर ये सारा कुछ डिफाइंड है। अनक्लॉज जो है वो 1982 में एक एग्रीमेंट बना था, क्योंकि देखिए अब हर एक देश के अंदर में उसका अपना लॉ ऑफ लैंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे वो गवर्न होता है। फिर उसके बाद उसकी जो वेसल्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जाती हैं, तो वो जो जो वेसल जो जा रही है उस दूसरे कंट्री में, तो वो कौन-सा लॉ ओबे करेगी? वो अपने कंट्री का ओबे करेगी, या फिर जिस कंट्री में जा रही है, मान लीजिए इंडिया से अगर इटली गया कोई वेसल, तो वो इंडिया का लॉ वहाँ पे फ़ॉलो करेगी वहाँ इटली में भी जाके, या फिर इटली का जो अपना लॉ है उसको फ़ॉलो करेगी। अगर वो अपना लॉ इटली का लॉ फ़ॉलो करेगी, मतलब ट्रेड में कितना प्रॉब्लम आ जाए कि जिस भी कंट्री से हमें ट्रेड करना होगा, वहाँ के जो कैप्टन और वो जो शिप के ऊपर जो भी लोग हैं उसको उसका दूसरे कंट्री का लॉज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ जो हैफ़ेज़ार्ड मेस है। तो इसकी वजह से एक 1982 में यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन आया, जिसके अंदर में यूएन क्लॉज़ जो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी बनाया गया, जिसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक लोकेशन के बाद आपकी कंट्री के जो लॉज़ हैं वो काम नहीं करेंगे, और जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं यूनाइटेड नेशंस क्लॉज़ जो है वो काम करना शुरू कर देगा। और ये सारे कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री अराउंड द ग्लोब। तो इसके ऊपर इसके ही अंतर्गत जो है अभी कुछ दिन पहले इंडिया और मरीनर्स के ऊपर जो लॉज़ जो चल रहे थे हमारे कॉन्फ्लिक्ट और जो
पीसीआर में जो चल रहा था हमारा मुकदमा, वो भी इसी के ऊपर चल रहा था। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले 2012-13 से जो कि फ़िलीपीन और चाइना के बीच में जो मतभेद चल रहा था, जिसके ऊपर ये आर्टिकल है, वो भी इसी लॉज़ के ऊपर चल रहा था। ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लॉ है और इसको सारी कंट्रीज़ जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं, और इस वजह से इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी के अंदर 2-3 और भाग हैं, सब क्लॉज़ हैं इसके, नन क्लॉज़ के। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, 300 से प्लस आर्टिकल्स हैं, और उसको 9 भाग में बाँटा गया है। और इसको एडमिनिस्टर, मेंटेन और गवर्न कौन करता है? इसके अपने खुद से कुछ-कुछ जो है कि सब कमिटीज़ हैं, आईटीएलओज़। आईटीएलओज़ जो है कि वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, जो कि आपका ये सब सारा कुछ देखता है कि वो सारा कुछ मतलब ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मतलब एक कोर्ट के टाइप से है। और उसी के अंदर आईटीएलओज़ के ही थ्रू जो है कि हमारा एक गवर्निंग एड हॉक कमेटी बन करके और इंडिया और मरीन के बीच में हमारा चल रहा था, जो भी डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद ये आईएसबीए भी है, इसमें आता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि किसी भी कंट्री का जो सी बेड होता है उसके इंटरनल उसमें ही वो अपना माइनिंग कर सकता है, उसके अंदर जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उसके उसका वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो वो सारा कुछ आपका आईएसबीए जो है वो गवर्न कर रहा है उसके अथॉरिटीज़ के अंदर। अब कोई दूसरा कंट्री जा कर के उसके अंदर मछली मारे या फिर कोई अपना वो कुछ वेस्ट वहाँ पे डंप कर दे, तो ये नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर वो जो जो दूसरा कंट्री जो जिसके क्षेत्र में आ करके, और वो दूसरा जो तीसरा कंट्री जो आगे कुछ किया है, तो वो जाके आपका आईएसबीए में है कि कंप्लेन कर सकता है। तो ये था आपका यूएन क्लॉज़। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ईईज़ेड ये सब का क्षेत्रफल और उसका मतलब वो सब अथॉरिटी क्या-क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो अलग-अलग जैसे है कि टेरिटोरियल सी जो है आपका, वो वो एक 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 कंटेंट तक होता है। इसके जो मैं जो जितने जो किलोमीटर्स, मीटर्स हैं, वो आपको मैं इसके बाद वाली स्लाइड में दिखा दूँगा। अभी आप ये देख लीजिए कि उसके अंदर राइट्स क्या-क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले टेरिटोरियल सी के अंदर में जो है कि आपको सोवेरियन राइट्स मिलते हैं, एक्सटेंड होते हैं, एयर स्पेस भी काम मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर ये सारा कुछ चल जाएगा। वाटर कॉलम जो है वो सी बेड का थोड़ा सबसॉइल के साथ में मैच करता है, तो क्या है कि ज़्यादा बड़े बोट्स इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। फिर इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन आ जाता है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसमें थोड़ा-सा आधा कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ टोटल 400 नॉटिकल माइल्स का होता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल तक आता है, जिसके अंतर्गत आपका जो है कि सोवेरियन राइट्स है एक्सप्लोरिंग ऑफ जितना भी एनर्जी, वाटर, विंड जो भी आपका है, वो अगर उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है तो हम लोग उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया जो है या फिर जो भी कंट्री है उसको विथड्रॉ कर सकती है। तो सोवेरियन राइट्स ऑफ वाटर कॉलम जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर हमें मिलता है। और फिर उसके बाद एक ईईज़ेड में जो है इंटरनेशनल शिप्स भी जो हैं वो घूम फिर सकती हैं जब तक तब तक जो कि वो सामने वाली कंट्री के उसको जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। मान लीजिए केबल वेबल लगा रही है या फिर कोई शिप लेकर के आ रही है पीसफुली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका हाई सी जो होता है कॉन्टिनेंटल नॉटिकल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, उसके बाद ही शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर जो है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस जो भी है सबको उसका मतलब उसका उसका वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। और ये जो आउटर एज है वर्ल्ड मरीन, अप टू मैक्सिमम 250 मीटर फ्रॉम टेरिटोरियल सी होना चाहिए ये। और बेस लाइन जो है आपका वो 100 मीटर बियॉन्ड बियॉन्ड द 2500 मीटर आईसो बात आपका वो चीज़ जो भी आपका जो है ग्रेट होना, जो भी चीज़ आपका ज़्यादा है वो चीज़ आपका होना चाहिए। मतलब नीचे जो ज़मीन बेस लाइन जो होता है नीचे वहाँ से जो ज़मीन है, तो ये इतना ये सब क्यों दिया हुआ है नामांकन, क्योंकि देखिए अब बड़े कंट्रीज़ का तो पता चलता है कि वहाँ तक उसका, लेकिन जो ग्रुप होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स के, तो उन सब में वहाँ पे हाई सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये सब जो है कि लगाने के लिए बहुत ज़्यादा गणित लगाना पड़ता है। अब यही सब का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे जैसा आपको पता होगा आर्टिफ़िशियल आइलैंड जो है चाइना ने बनाया था, जिसको सिएटल बोलते हैं, स्पार्टेल्स बोलते हैं, SPRATLYS। तो स्पार्टेल्स बोलते हैं साउथ चाइना सी। इसके ऊपर जो है कि बहुत सारे वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं जो जो भी वहाँ पे
इससे मतभेद था, जैसे कि ये सब कंट्रीज़ हैं, 9 डैश लाइन बोलते हैं इस चीज़ को। और जो कंट्रीज़ इसमें जो प्रॉब्लम है जिनको, जिसमें वियतनाम है आपका, फिर फ़िलिप्पीन है, ब्रूनेई है, इंडोनेशियन कंट्रीज़ है, मलेशिया भी आजकल है। तो ये सब कंट्रीज़ को उससे प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर चाइना आकर के उसमें कुछ कर रहा है, तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने किया है कि जैसे पार्सल आइलैंड था उनका, तो वो एक्सटेंड करते जा रहा है। उसका जो यहाँ पे बड़ा-सा जो उसका जो भी उसका कंट्री है, तो कंट्री के बाद में फिर धीरे-धीरे करके वो अपना इकोनॉमिक जहाँ तक आपका टेरिटरी होगा उसके बाद तक का आपका एरिया है, तो ये कंट्री उसका यहाँ पे इस जगह पे है। इस जगह पे उसका कंट्री है। अब फिर उसके बाद उसका यहाँ पे एक आइलैंड, फिर उसके बाद वो अपना एक और आइलैंड यहाँ पे उसका है। तो इसके बाद इसने ये आर्टिफ़िशियल आइलैंड जो है यहाँ पे ये उसने बना लिया। तो इससे क्या है कि इसके आस-पास जितना उसका इकोनॉमिक ईईज़ेड ज़ोन बढ़ गया और सारा कुछ उसका बढ़ने लग गया। तो ये यहाँ पे ऑथराइज़ नहीं था यहाँ पे बनाने का। तो जैसे ही उसने बनाना शुरू किया है, तभी यहाँ यूएन क्लॉज़ के अंतर्गत फ़िलीपीन, ये जो आइलैंड है फ़िलीपीन, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था इससे, क्योंकि इसके एक ईईज़ेड में आकर के इसने ये सारा कुछ किया था। तो इसने फिर उसके बाद जा कर के, और फिर बाद में धीरे-धीरे ये ब्रूनेई और ये सब को भी प्रॉब्लम होने लग गया। तो इसने जा कर के सबसे पहले आपका यूएन क्लॉज़ के अंतर्गत आपका कंप्लेन किया। तो कंप्लेन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है आपका, 2013 से चला था वो सारा कुछ। रिज़ल्ट में चाइना को बोला कि ये इल्लीगल है, ये लेजिटिमेट नहीं है। जो वहाँ के जो यूएन क्लॉज़ जो पीसीए थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यूएन क्लॉज़ के अंतर्गत ही वो चीज़ बैठाया गया था। तो किसने बैठाया था? आईटीएलओस, इंटरनल ट्रिब्यूनल ने बैठाया था पीसीए के अंदर। तो वहाँ पे कोर्ट चल रहा था, हैग में उसका सेंटर है, हमारा भी वहीं पे चला था। तो 2016 में वो आया कि ये आपका इल्लीगल है, चाइना को बोला गया। तो चाइना ने बोला कि नहीं, हम इसको मानते नहीं है, क्योंकि ये हमारा बहुत दिन पहले मिडीवियल टाइम से हमारा ये क्षेत्र था, और हम लोग वहाँ पे मछली मारने जाते थे, और फिर अभी भी जो है कि हम लोग उसको क्लेम करते हैं, और हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये बायसनेस हुआ है, हम हमारी जो हिस्टोरिक राइट्स है उससे हमको हटाया जा रहा है। तो इनसे इसके अंतर्गत चाइनीज़ गवर्नमेंट को बाध्य किया गया, और ये इंटरनेशनल लॉ भी लगाया। चाइना ने बोल दिया मैं नहीं मानूँगा, तो फिर उसके बाद फ़िलीपीन गवर्नमेंट या फिर कोई भी एशियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाया। उनका ये कहना था कि हमारे मतलब लिटरली ऐसा उनका कहना था कि हम जो है चाइना से वॉर नहीं लड़ सकते, जिस वजह से हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए। और दूसरा कि उनका इकोनॉमिकल ट्रेड भी जो धीरे-धीरे बढ़ रहा था चाइना से, तो उनको ऐसा डर था कि कहीं वो पूरा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, जिस वजह से उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाया, ना ही कोई एशियन कंट्री ने आवाज़ उठाया। कि जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कह दिया था पीसीए ने कि उन्होंने चाइना ने बिल्कुल प्रॉपर हार्म किया है एनवायरनमेंट को और वायलेट किया है। उन्होंने जो भी चीज़ हमारे जो लॉज़ होते हैं यूएन क्लॉज़ के, वो सब चीज़ को वायलेट किया है, और उनको प्रिज़र्व करना चाहिए था इकोसिस्टम, कि उन्होंने वो नया जो स्पैचिल आइलैंड जो उन्होंने बनाया है, तो वो आइलैंड बनाने से जो है कि एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। फिर लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि जैसे इकोनॉमिक टाइज़ जो एशियान और चाइना का डीप हुआ है, और उस वजह से जितनी भी जो बातें उभर कर आ रही थी, लेकिन अंदर-अंदर जो बात है कि
एशियान कंट्रीज़ भी जो है चाइना से खफ़ा हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के वो बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव रहते हैं। बस खाली उनकी ये मजबूरी है कि उनकी जो नेवीज़ और जो आर्मी और स्ट्रेंथ जो है उनका उतना कुछ बढ़िया नहीं है, और सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि उनको ओवरलुक कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, छोटे-छोटे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनका अपना एक प्रॉपर ग्लोबल वॉइस उतना ख़ास प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन अब जो ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते जा रहा है और जो बिग जायंट्स हैं जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, ये सब जो बिग जायंट्स हैं, तो उनके बीच में ये सारे जो बीच के जो कंट्रीज़ आते हैं, ये काफ़ी एक अच्छे नेवल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे आते हैं, जिनका फ़ायदा उठा सकता है बहुत सारे लोग, और जिस वजह से ये कंट्रीज़ भी अब धीरे-धीरे जो है कि अपने जैसे वियतनाम ने अभी रशिया से मंगवाया सबमरीन्स मंगवाया है, और फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड ने अलग-अलग जो उपकरण होते हैं, जैसे कि फ्रांस ने दिया था फॉर्मिडेबल क्लास स्ट्रेंथ शिप्स दिया था सिंगापुर को, फिर जर्मनी ने पेट्रोल बोट्स दिया था ब्रुनेल को, और कोवर्ड्स दिया था इंडोनेशिया को नीदरलैंड ने। कोवर्ड्स क्या होता है? कोवर्ड्स होता है इस तरह का वॉरशिप, छोटा-सा वॉरशिप होता है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर और ये सब सारा कुछ आप डिवर्ट कर सकते हैं। छोटा-मोटा वो बमबारी भी कर सकता है। तो वो सब सारा कुछ दिया था इन सब छोटे कंट्रीज़ को। तो अब इसके बाद जो है कि जापान भी है, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग कर रहा है आपका इंडोनेशिया कोस्टल गार्ड्स को, और फिर इंडोनेशिया और फिलीपीन जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से माँग रहा है कि हमें चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम क ऐसे जो और दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब जो इंटरनेशनल अपने जो आर्म्स हैं, उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जो चाइनीज़ जो मस्कुलिनिटी है, जो बढ़ रही है अब सब जगह पे, वो सब काफ़ी ज़्यादा विज़िबल होता है, और पेट्रोलिंग एक्सरसाइज़ेज़ जितने भी चाइनीज़ नेवल सीज़ करते हैं सब जगह इधर-उधर, फिशिंग वेसल्स अपने इधर-उधर दौड़ाते हैं, उनके इकोनॉमिकल ज़ोन में जाकर के बंकर बना-बना करके और वो फिशिंग करते हैं। तो ये सब कुछ वो कंट्रीज़ देख तो रही हैं, जिसके वजह से पहले उनको और लोग ध्यान नहीं देते थे छोटे कंट्रीज़, लेकिन अब जो है कि अब यूएसए भी है, जैसे फिलीपीन का अब जो यूएसए जो है कि वो एक मिलिट्रियल स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो गया है। तो अगर फिलीपीन के ऊपर अगर चाइना अगर कुछ वॉर करता है या फिर कुछ भी करता है, तो यूएसए समझेगा कि वो उसके ऊपर किया है, तो यूएसए उसके ऊपर वॉर कर सकता है चाइना के ऊपर। तो इस प्रकार के जितने भी जो न्यू टाइज़ जो उभर-उभर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। और कुछ दिन पहले जो अभी जून 26, 2020 में जो अभी एशियान समिट हुआ था, उसके अंदर में भी चाइना के खिलाफ एशियान कंट्रीज़ ने बहुत ही बिल्कुल बेजोड़ बोला था, और वो उससे चाइना को ये पता चल गया था कि ये इनमें, चाइना को ये पता तो है कि इसके इन लोग के अंदर में मतलब कुछ ना कुछ मेरे लिए है प्रॉब्लम, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उनका जो वोकल वोकल नहीं हो पाते हैं इंटरनेशनल समिट के ऊपर में या फिर कहीं बड़े लेवल पे। तो जिस वजह से उनका वो फ़ायदा उठाता है, और चाइना ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार क्या हुआ कि एक पेट्रोनाज़ है, वो आपकी चाइनीज़ कंपनी है, तो वो वहाँ पे जा कर के ऑयल रिफाइनरी का जो है रिसर्च कर रहा था मलेशियन ईईज़ेड एरिया में। और वो फिर बाद में चाइनीज़ स्पोक्सपर्सन बोलता है कि वो तो हमारा ही एरिया है जहाँ पे हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रहा था वाटर का चाइनीज़ जुरिडिक्शन के अंदर में। तो उस चीज़ में भी मलेशिया जो है कि बाद में आपत्ति किया था, लेकिन उस उतना बड़े लेवल पे नहीं किया था। तो ये एग्रेसिवनेस है चाइना का, वो अब धीरे-धीरे करके जो है वर्ल्ड लेवल पे पूरा पता चल रहा है हर जगह से, और इसमें इंडिया का भी फ़ायदा है। और फ़िलहाल जो ग्रोइंग जो टाइज़ जो बन रहे हैं सब जगह अलग-अलग, जैसे जापान, वियतनाम और यूएसए ने अपना टाई बनाया है। फिर फ़िलीपीन और एशियान कंट्रीज़ के साथ जो अभी उन्होंने जो अभी प्रोटेस्ट जो चाइना के खिलाफ जो क्रिएट किया है, तो इसके साथ काफ़ी सारे मतलब ऐसे टेंशन्स उभर कर के आ रहे हैं जो कि चाइना के खिलाफ है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में अब चाइना का जो ये जो एग्रेशन है, वो धीरे-धीरे जो इसने जो पिछले लास्ट डेकेड में दिखाया है, वो लॉन्ग टर्म में अब सप्रेस हो जाए फाइनली, ऐसा राइटर जताते हैं। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि चाइना ने जो प्रोटेस्ट किया है अभी फिलीपीन ने जो प्रोटेस्ट किया अभी चाइना के खिलाफ कुछ दिन पहले, वो फिलिपिनो सोवेरेनिटी के ऊपर किया था, जो कि वेस्ट फिलीपीन सी के ऊपर है। पहले तो फिलीपीन बोल दिया कि मैं चाइना का मतलब नहीं कर सकते हम लोग वॉर, लेकिन ऐसा देखा गया कि आर्पिलेगो एक वाटर एरिया होता है आर्पिलेगो। तो आर्पिलेगो क्या होता है दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो अगर टेरिटरी के अंदर में आपका कोई टेरिटरी है वाटर बॉडी के अंदर, और उस मतलब वाटर बॉडी है आप, इसमें खास समझ में आएगा आपको कि ये आपका आपका जो टेरिटरी है वो स्कैटर्ड है पूरा, ठीक है, स्कैटर्ड है इधर-उधर पूरा। तो ये एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी के बीच में जो वाटर है आपका, वो आर्पिलेगो बेस मतलब वाटर होता है, और जो सी का जो लाइन होता है उसके उसके बराबर में या फिर उससे नीचे अगर थोड़ा-सा अगर रहे,
आपके टेरिटोरियल वाटर के अंदर, जैसे कि इस देख सकते हो। जैसे ये सी बॉडी है हमारा, ये टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी का जो लेवल है आपका, उसी लेवल के, इसी वाले लेवल से आपका ये आर्कियोलॉजिकल बॉडी वाटर जो है ये भी आपका है। तो ये आर्किलेगो वाटर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कहा जाता है। तो अभी फिलीपीन का जो अब देखिए कि ये लोग सब जो कंट्रीज़ हैं, इसमें जो आइलैंड्स है ये तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो ये पूरा इनका टेरिटरी ही है। और ये चूंकि ये आइलैंड है, तो आपको जैसे पता होगा कि आइलैंड जो होते हैं तो उसके नीचे में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होता है उतना ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो ये जो वाटर्स है, ये सब जो वाटर्स है, इसमें बहुत सारा एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सब कुछ भंडार इसमें मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे चाइना आके कभी कभी ड्रामा करता ही रहता है। तो इस ये जो आर्कियोलॉजिक जो वाटर है, इसके अंदर जब चाइना आके अभी यही पेट्रोनेज जो है कि वो करके अभी जो उसके अंदर कर रहा था कुछ कुछ उसके अंदर शोध, तो उसके ऊपर चाइना ने मतलब फिलीपीन ने काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक मतलब आपत्ति उठाया, और उन्होंने रशिया को इनवाइट किया। इंडिया का भी विदेश ओएनजीसी जो है वो भी वहाँ पे जा कर के और रिसर्च करता है। रशिया का एक है आपका कंपनी है रोसनेफ्ट, वो वियतनाम की तरफ से जा कर के वहाँ पे शोध कर रहा है, और फिर 9 डैश के आसपास में वो शोध कर रहा है। तो इस तरह के बड़े कंट्रीज़ को वो लोग इनवाइट इसीलिए करते हैं कि उनका भी जो इंटरेस्ट है बड़े कंट्रीज़ का, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आए, और वो भी जो है इंटरेस्ट अपना इस क्षेत्र के अंदर दें, और नहीं तो फिर तो ऐसे अल्टीमेटली तो हथिया ही लेगा पूरा। तो अब इंडिया रेलेवेंट ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? इंडिया रेलेवेंट ऑप्शन ये हो सकते हैं कि फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी जितने भी हैं, वो लार्जर नेबरहुड को कवर करे और एंटायर एक्सपेंस ऑफ एशिया पैसिफिक तक जाए। और पर्शियन गल्फ भी जो है हमारे जो वेस्टर्न एशिया के, पर्शियन गल्फ मतलब इधर साइड का ईरान, यूएई, ये सब जो है, इधर में भी इंडिया को अपना ध्यान देना चाहिए, और भी ज़्यादा, जो सिर्फ पेट्रोलियम से ही नहीं और भी दूसरे जो ट्रेड टाइज़ और ये सब है, वो सब अपना बढ़ाना चाहिए। इंडिया जो है कि अभी उतना ज़्यादा जो है कि शिप के थ्रू टूरिज़्म को उतना महत्व नहीं देता है, जबकि शिप के थ्रू टूरिज़्म इंटरनल टेरिटरी के अंदर में भी बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे यूके में करता है, यूएसए में होता है, चाइना के अंदर होता है, तो शिप का उतना फ़ायदा इंडिया उठा नहीं पाता है। और जो कि राइटर कहते हैं कि बिल्कुल इसको उठाने का अब टाइम आ गया है, आपको अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? क्योंकि अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपका। देखिए इंडिया जो है वो सुएज़ कैनाल, संघाई बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया, ये सब मेडिटेरियन सी जाने का जो एससीएस जो कैनाल, जो ये रोड है यहाँ से इधर, तो ये सब जो ट्रेड रूट्स है, इसका पूरा फ़ायदा उठा नहीं पा रहा है। तो इसको पूरा फ़ायदा उठाने का अभी इनको बहुत अच्छा टाइम है, और काफ़ी ज़्यादा मर्चेंडाइज़ जो है, ट्रेड जो है यहाँ से इस बीच में होता है। तो इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए कि उन सारे कंट्रीज़ में, ये आपके छोटे कंट्रीज़ साइड में, तो इन सारे कंट्रीज़ में कंटिन्यू करना चाहिए कि इंक्रीज़ करे मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देता है इंडिया। सिंगापुर के जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो इंडिया में बैंगलोर में आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो ट्राइज़ है आपका, वो और भी ज़्यादा बढ़ाए, फिर एक्सचेंज जो लेवल है आपका, जो हायर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो और भी ज़्यादा जो आपके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, और भी ज़्यादा हम लोग जो वियतनाम से और भी ट्रेड बढ़ा सकते हैं, चाइना को बॉयकॉट अगर करना है तो लॉन्ग टर्म में वियतनाम, सिंगापुर, ये सबसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर आपका जितना डिज़ास्टर रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हम लोग उनको देते हैं, वो सब भी हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी फंड दिया जा रहा है कोविड-19 में, जो है कि फंड जो है बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी तरफ से डोनेट करी, क्योंकि उनका जो थाईलैंड और ये सब कंट्रीज़ जो उनका मुख्यतः जो बिज़नेस है वो आपका टूरिज़्म के थ्रू ही आ रहा है, तो हम लोग फंड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी फिर उसके बाद अभी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडोनेशिया, ये सब वियतनाम और से जो टाइज़ बढ़ाया है इंडिया, तो ये चीज़ सिर्फ़ इन तक ही नहीं रखना चाहिए, इनको मलेशिया, फ़िलीपीन, थाईलैंड और सिंगापुर भी बढ़ाना चाहिए, इनको अपना ट्रेड टाइप जो भी। तो इससे क्या होगा कि एक मिलिट्री के हमारे एक कमांडर इन चीफ थे, जनरल आदित्य सिंह। उन्होंने ये कहा था कि जब जिस तरीके से जो 368 आइलैंड को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इंडिया नेग्लेक्ट करती है, वो बिल्कुल क्रिमिनल होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। जो उनका जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, जो उनका जो पैसेज है उनके घर के पास से, उनके कंट्री के पास से जो जाता है, वो ग्लोबल सी में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसको आप बिल्कुल अंडर वैल्यू जो करते आई है इतने दिन से, वो नहीं करना चाहिए। और इंडिया को ये चीज़ समझना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा एसेट है, और चूँकि इंडिया का वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फेस वैल्यू है, तो इंडिया को वहाँ पे ट्रेड जो है वो बढ़ाना चाहिए, और जो स्ट्रैटेजिक जो वहाँ पे जो उसका फ़ायदा उठा सकता है इंडिया, वो उठाना चाहिए। लास्ट में हम लोग वोकैब देख लेते हैं द हिंदू के। इसमें कॉन्फर क्या होता है? कॉन्फर होता है ए लिटिल ग्रैंड अ टाइटल, डिग्री,
benefit or rights bestow और प्रेजेंट विद इन नो ग्रांट्स अवार्ड टू। मतलब हम किसी को अगर कोई एक टाइटल देते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर, अगर कोई एक डिग्री कंप्लीट कर लिया तो उसको कॉन्फर किया जाता है डॉक्टरेट का टाइटल, ठीक है। तो उसको तो वो इसका अब उल्टा क्या होगा कि उससे ले लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल कल ही ऐसा न्यूज़ आया है कि जितने आयुष डिपार्टमेंट में जितने जो प्रैक्टिशनर्स थे वो डॉक्टर लगाने लग गए थे, तो अभी जो आईसीएमआर है और जो बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लोग आयुष के जो डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, उनके ऊपर से जो डॉक्टर का जो जो सफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, उसको हटाने का वो लोग डिसीजन ले चुके हैं और इस चीज़ को बोले जल्द से जल्द पारित किया जाए, और अगर वो लगाते हैं आगे तो फिर उनको ऐसे कुछ दंड दिया जाए, मतलब उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये होता है उसका अपोजिट मतलब। और कॉन्फर मतलब लगाना, मतलब डिग्री कोई कंप्लीट कर लिया तो उनको कॉन्फर किया गया डॉक्टर का एक उपाधि, और अगर जो ज़बरदस्ती लगा दिया तो फिर से गवर्नमेंट जो है वो उसको हटाने की, विड्रॉ करने की उन्होंने बोला, रिमूवल करने का बोला। फिर इंसिवाइज इंसेसिव, इंसेसिव का मतलब क्या हो गया कि पेनिट्रेट करना, एक्यूट शार्प शार्प विटेड, जैसे चाकू जैसा कोई चीज़ हो गया, उस चीज़ को उस चीज़ से पेनिट्रेट करना आगे। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, वी हैव ऑल बीन द बेनिफिशरीज ऑफ इंसेसिव प्रोफाउंड ओरिजिनल थिंकिंग। मतलब हमारे अंदर बहुत सारी जो हायर लेवल थिंकिंग्स जो होती हैं वो काफ़ी डीप हमारे ऊपर असर करती है। ये हो गया। फिर मीनांस मतलब क्या हो गया, थ्रेट और डेंजर। जो ऑस्पिशियस जितने भी, जैसे अगर कुछ भी मीनांस जैसे है, ऑस्पिशियस उसका हो गया आपका और मतलब अपोजिट। तो मीनांस थ्रेट या डेंजर कैसे, इसके ऊपर क्या क्या सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मीनांस ऑफ ड्रग इन द स्टेट। जो ड्रग के वजह से जो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, जो थ्रेट चल रहा है स्टेट में, उसको किस तरीके से ख़त्म कर सके, सॉरी, तो वो उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है। और भी कुछ जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट है रिज़िलियंस, जैसे है वेस्ट, जैसे वेस्ट आपको पता होगा, जो पावर को हम लोग, मतलब वेस्ट का मतलब ऐसे होता है कि जो हम लोग जो अंदर सैंडोगन जो अंडर जो ऊपर जो टॉप पहनते हैं उसको वेस्ट भी बोलते हैं, ब्रीफ्स एंड वेस्ट। तो उससे ही आप रिलेट करके सोच सकते हो कि वेस्टो पावर, जो उतने ही क्लोज आपको पावर अगर आप पहन के रखे हो तो उसको बेस्टोइंग द पावर, तो उसको कह सकते हैं वेस्ट। तो उसके ऊपर सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो है पावर्स को पहन कर रखा है, उतना सारा उसके ऊपर है, उसके मतलब एक समझने का एक तरीका है, पहन के नहीं रखा है, समझने का एक तरीका है। तो ऐसे ही और जो प्रूडेंट और ऑब्लिक जो आप देख सकते हो, प्रूडेंट ऑब्लिक भी ठीक ठाक वर्ड है। और तो इससे कुछ खास वर्ड आया नहीं था आज। ठीक है, हैव अ नाइस डे।